हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और ये है हमारी डेली यूपीएससी प्रीलिम्स मॉडल एंड प्रीवियस क्वेश्चंस एनालिसिस की सीरीज, जिसमें आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 5 और एज यूजुअल इसमें हम 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे प्रॉपर एनालिसिस के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। It is generally opined that practice of puddled rice cultivation should be replaced by farrow irrigation on a non-puddled soil. What arguments are given to support such opinion? तो ऐसा सजेशन दिया जाता है कि जो प्रैक्टिस है puddled rice cultivation की, उसे हमें रिप्लेस करना चाहिए farrow irrigation के साथ on a non-puddled soil। तो इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए इसमें से कौन कौन से जो स्टेटमेंट हैं वो सही हैं। फर्स्ट है puddling represents a high water requirement। सेकेंड है puddling hinders the regeneration of the soil structure। और थर्ड है it is comparatively difficult to include other crops in the puddled lands। फर्स्ट स्टेटमेंट है puddling presents a high water requirement। देखिए puddling जो है वो एक तरह का प्रोसेस है जिसमें सॉइल को सैचुरेट किया जाता है विद द वाटर, ताकि एक मडी कंसिस्टेंसी क्रिएट हो सके बिफोर द राइस इज प्लांटेड। तो ये जो प्रोसेस है इसमें आपको बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है ताकि एक डिजायर्ड सॉइल टेक्सचर अचीव हो सके राइस कल्टीवेशन के लिए। तो ऐसे रीजन्स जहाँ पे वाटर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं या ना के बराबर हैं, वहाँ पे इस प्रैक्टिस को आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं अगर आप फेरो इरिगेशन की तरफ स्विच करते हैं ऑन द नॉन पडल्ड सॉइल, तो उससे जो ओवरऑल वाटर कंजम्पशन है वो रिड्यूस होगा और इसी के साथ आपका जो कल्टीवेशन प्रोसेस है वो ज़्यादा सस्टेनेबल एंड वाटर एफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ठीक है। पडलिंग हिंडर्स द रीजेनरेशन ऑफ द सॉइल स्ट्रक्चर। देखिए, जब आप सॉइल को प्रिपेयर करते हैं राइस प्लांटिंग के लिए, तो पडलिंग के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं सॉइल के स्ट्रक्चर पे। तो कांस्टेंट जो सैचुरेशन है या कंपैक्शन ऑफ द सॉइल है, उसकी वजह से जो पोर स्पेस होता है सॉइल में वो डिक्रीज होता है। साथ ही एरेशन का जो चीज़ है वो भी डिक्रीज होता है और सॉइल की जो स्ट्रक्चर है ओवरऑल वो भी डिमिनिश हो जाती है। तो इसकी वजह से जो रूट ग्रोथ है वो लिमिटेड होने लगते हैं, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन लिमिट होने लगता है और वाटर इनफिल्ट्रेशन भी लिमिटेड होने लगता है। तो ओवर टाइम और बहुत ज़्यादा जब टाइम बीतता है तो जो पडल्ड सॉइल्स हैं ये लेस प्रोडक्टिव हो जाते हैं और ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं इरोजन के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आप फरो इरिगेशन को अडॉप्ट करते हैं ऑन द नॉन पडल्ड सॉइल, तो सॉइल स्ट्रक्चर जो है वो बेटर तरीके से प्रेजर्व हो जाएगा, हेल्दी रूट डेवलपमेंट प्रमोट होगा और ओवरऑल सॉइल हेल्थ जो है वो इन्हांस हो जाएगी। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो भी इस बात को सपोर्ट करता है। और थर्ड है इट इज़ कंपैरेटिवली डिफिकल्ट टू इंक्लूड अदर क्रॉप्स इन द पडल्ड लैंड। तो जो पडलिंग है वो प्राइमरली एसोसिएटेड है राइस कल्टिवेशन के साथ। तो जो प्रोसेस है पडलिंग का, पर्टिकुलरली वाटर लॉग्ड कंडीशंस में, वो कंडक्टिव नहीं होगा टू कल्टिवेटिंग अदर क्रॉप्स जिसमें कि डिफरेंट मॉइस्चर और सॉइल रिक्वायरमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो एक बार अगर सॉइल को पडल कर दिया जाता है उसके बाद ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है कि किस तरह से आप कंडीशंस को मैनेज करेंगे जो कि ज़रूरी हैं वेराइटी ऑफ क्रॉप्स की सक्सेसफुल ग्रोथ के लिए। तो इसी वजह से जो एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी और फ्लेक्सिबिलिटी है वो रिड्यूस होने लगती है। वहीं अगर आप फरो इरिगेशन को यूज़ करेंगे ऑन द नॉन पडल्ड सॉइल, तो इससे आप मोर अडेप्टेबल अप्रोच को अलाउ कर सकते हैं। फार्मर्स जो हैं वो डिफरेंट क्रॉप्स को रोटेट और इंटरक्रॉप भी कर सकते हैं मोर इफेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शंस इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। सेकेंड है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट। नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। फर्स्ट है इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेकेंड है इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ NWIC एज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। और थर्ड है द प्रोजेक्ट इज फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक। तो नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट बिल्कुल एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसको इम्प्लीमेंट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर इसके अलावा जो नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट है इसमें कुछ प्रोविजंस इंक्लूडेड हैं, जिसमें कि नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर को स्टैब्लिश करने की बात की गई है एज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। और ये बॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड डिसिमिनेटिंग द वाटर रिसोर्सेज डेटा एंड इंफॉर्मेशन इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। द प्रोजेक्ट इज फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक। येस, इट इज फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस जिससे कि सपोर्ट किया जाए इस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव के इम्प्लीमेंटेशन को और एक्टिविटीज़ को जो कि रिलेटेड होते हैं वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट से, डेटा कलेक्शन से एंड कैपेसिटी बिल्डिंग से। ठीक है, तो नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट का ओवरऑल एम क्या हुआ? जो इंडिया के वाटर रिसोर्सेज प्लानिंग है उनको इन्हांस करना और जो भी हमारी मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ हैं उनको और ज़्यादा इम्प्रूव करना,
किस तरह से जो अवेलेबिलिटी और क्वालिटी है हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डेटा की, उसको और इम्प्रूव करके, हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मजबूत करके, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूज़ को प्रमोट करके हमारे वाटर सेक्टर में, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग इंडिया के वाटर रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, सारे ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फाउंड इन द मरीन वाटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के मरीन वाटर्स में इसमें से कौन कौन से स्पेशीज हैं जो पाए जाते हैं? स्पर्म व्हेल, ब्लू व्हेल, सी काउ। तो स्पर्म व्हेल और ब्लू व्हेल डेफिनेटली मरीन वाटर्स में ही पाए जाते हैं, लेकिन जो सी काउ है इसको आप टिपिकली कह सकते हैं ये ड्यूगोंग होता है, जो कि एक तरह का मरीन मैमल है। ज़्यादातर ये ट्रॉपिकल वाटर्स में पाया जाता है, लाइक इंडियन ओशन के पानी में। ड्यूगोंग्स जो हैं ये इंडियन वाटर्स में ऑल्दो होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है जैसे कि स्पर्म वेल्स और ब्लू वेल्स, ऑल्दो पाए ज़रूर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज 1, 2 एंड 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्पेशीज ऑफ टर्टल्स, और आपको बताना है विच ऑफ द अबव आर नोन टू नेस्ट इन इंडिया। इसमें से कौन कौन सी टर्टल की स्पेशीज है जो इंडिया में पाई जाती है? फर्स्ट है हॉक्स बिल, सेकेंड है लेदर बैक्स, थर्ड है लॉगर हेड एंड फोर्थ है ग्रीन टर्टल। तो लॉगर हेड्स जो हैं ये इंडिया के अंदर नहीं पाए जाते, लेकिन जो अदर स्पेशीज हैं वो वेस्ट कोस्ट या ईस्ट कोस्ट में डेफिनेटली पाए जाते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ थर्ड वाला छोड़ के बाकी तीनों ठीक है, 1, 2 एंड 4 ओनली, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रामसर साइट विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। यहाँ पे 4 फीचर्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो इन फीचर पे बिल्कुल खरा उतरता है, या ये सारे फीचर्स उसी पर्टिकुलर रामसर साइट के हैं। फर्स्ट है, द साइट इज वन ऑफ 2 हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड्स ऑफ इंडिया एंड इज सिचुएटेड एट एन अल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 4300 मीटर्स। ये साइट जो है ये वन ऑफ द 2 हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड्स है इंडिया की, और ये लोकेटेड है 4300 मीटर्स पे। The site faces the Mulkila group of high snow peaks. The site is favoring halting place for the shepherds. The site is home to species like snowcock, chukar, black ringed stilt, kestrel, golden eagle, crow, red fox and blue sheep. Actually सारे जो फीचर्स दिए हुए हैं ये सूटेबल हैं चंद्रा ताल के लिए, और यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चंद्रा ताल। कहाँ पे लाई करता है? तो आंसर है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो इसी के साथ हमने आज के 5 क्वेश्चंस देख लिए हैं। कल फिर हम लोग मिलेंगे और नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप अप्रोच देख रहे होंगे कि हर क्वेश्चन को किस तरह आपको स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट करके धीरे धीरे अप्रोच करना होता है, जिससे कि आप करेक्ट आंसर तक आसानी से पहुंच सकें। तो कल फिर हम मिलेंगे अगले 5 क्वेश्चंस के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.